नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने सीएए को नोटिफाई कर दिया है। ये सीएए किस तरीके से सामाजिक विभाजनकारी है और किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से समझते हैं नए नागरिकता कानून की बारीकियां। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए सीएए की विशद समीक्षा प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से बातचीत करेंगे। नए नागरिकता कानून के जो नियम आए हैं उसका क्या इम्पैक्ट और क्या मतलब है। सबसे पहली बात यह कि ये नया नागरिकता कानून एक तरह से पहला कदम है हिंदू राष्ट्र की ओर, और दूसरा कदम है, इसका लक्ष्य है बहुसंख्यक राजनीति का एजेंडा फिक्स करना अगले लोकसभा चुनाव के लिए। नरेंद्र मोदी ने इसलिए ये लागू नहीं किया है कि उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इनसे आने वाले जो बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, इनको नागरिकता देनी है। कहा यही गया है, लेकिन असल जो लक्ष्य है, टारगेट है कि किसी तरह से अगला लोकसभा चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जीता जाए। तीसरा इसका बड़ा लक्ष्य है वो ये कि बंगाल में जो मटुआ वोटर है 1 करोड़ से ऊपर, उन मटुआ समुदाय के वोटरों का दिल जीता जाए और उनके वोट जीते जाए। क्योंकि लगातार पिछले 2 चुनावों में, विधानसभा के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में, मटुआ नागरिकों ने बीजेपी से अपनी दूरी बनाई है और लेफ्ट को और कांग्रेस को और टीएमसी को वोट दिए हैं। और वो दलित जो हिंदू हैं वो बड़ी संख्या में हैं जो बंगाल में रहते हैं। तो एक बहुत ही पेटी किस्म के राजनीतिक लाभ के लिए ये नए नागरिकता कानून के जो नियम 11 मार्च 2024 से लागू किए गए, 39 पेज का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन का पर्पस है कि कहने के लिए शरणार्थियों के लिए नागरिकता देना। अगर इसका पर्पस है कि शरणार्थियों के लिए नागरिकता देना, तो ये तो पुराने कानून में प्रावधान है। जो भारत में शरणार्थी आएंगे, किसी भी देश से आए, उनको किस ग्राउंड पर नागरिकता मिलेगी इसका प्रोविजन है पहले से। 1955 के कानून में ये प्राविधान है। उसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं। उसमें जो अमेंडमेंट था वो 2009 में किया गया। और पहला जो कानून है वो कानून जो है वो एक व्यक्ति की तरह और एक मनुष्य की तरह लोगों को देखता है। उनकी वो धार्मिक पहचान को आधार बना के वहां नागरिकता का निर्णय नहीं किया गया। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने 2019 में जो नया नागरिकता कानून लागू किया, जिसके अब रूल्स 4.5 साल बाद फ्रेम करके इंप्लीमेंट किए गए 11 मार्च को, इसमें जो चीज है जो कि पहले भी थी और अब भी है, जब नए नागरिकता कानून के खिलाफ विवाद हुआ था वो तब भी था, आज भी है। क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बदला नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि धर्म को आधार बना के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। और ये सिर्फ यही बात रुकने वाली नहीं है, बल्कि नागरिकता का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें कि इसके प्रावधानों का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। इसीलिए इसका बड़े पैमाने पर लोग विरोध कर रहे हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही शानदार लेख है इंदिरा जयसिंह का, जो कि पूर्व सॉलिसिटर जनरल रही है हिंदुस्तान की। उन्होंने बहुत शानदार चीजें लिखी हैं उसमें जो अंत उन्होंने किया है वो ये है कि ये जो नया नागरिकता कानून है ये एक तरह से
हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का जो प्रोजेक्ट है उसका एक अंश है, उसकी तरफ उठा हुआ कदम। अगर ये नया नागरिकता कानून लागू होता है, इसके रूल्स लागू होते हैं, तो तय है अगर बीजेपी जीतती है, जैसा कि उसका नारा है कि इस बार बीजेपी 400 के पार, तो बीजेपी अगर जीतती है तो हिंदुस्तान में अब जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी जो संविधान है वो फिर उसका भविष्य अंधकार में है। इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि संविधान को बदल दिया जाए, क्योंकि ये जो प्रोविजन है, इंदिरा जयसिंह ने अपने आर्टिकल में, आज के इंडियन एक्सप्रेस में वो आर्टिकल है, उसमें साफ हाईलाइट किया है कि इस जो रूल्स बनाए गए हैं और जो इस पूरा का पूरा कानून का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वालिटी और जस्टिस के दृष्टिकोण का निषेध करता है। ये जो नया नागरिकता कानून और इसके रूल्स हैं, ये संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है उसका निषेध करता है और धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करता है, भेदभाव करता है। हमारे अभी तक कानून जो है धर्म के आधार पर नहीं बने थे, ये पहला बड़ा कानून है जो धर्म के आधार पर पूरे देश में लागू किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को इलेक्शन और इलेक्शंस की जो है गणित दिखाई दे रही है चारों तरफ कि कैसे इलेक्शन जीते जाएं, कैसे वोट मोबिलाइज किए जाएं। उसके लिए अगर संविधान के दायरे का उल्लंघन संभव हो तो वो भी उल्लंघन किया जाए। और ये कानून और इसके जो नियम आज 11 मार्च से लागू किए गए, ये नियम संविधान में वर्णित जो समानता का अधिकार है, सभी व्यक्तियों को नागरिक के तौर पर देखने की जो दृष्टि है उसका निषेध है। इससे भी बड़ी बात जो चिंता की है, सुप्रीम कोर्ट में करीब 250 से अधिक जो है याचिकाएं पड़ी हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आज एडिटोरियल लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत साफ ये प्रश्न उठाया है अपनी संपादकीय में, क्या कि नए कानून की और नियम की जरूरत क्या पड़ी जिसकी वजह से संविधान की अवहेलना और उल्लंघन करना पड़ रहा है। अगर पड़ोसी देशों से आए हुए नागरिकों को, जो शरणार्थी हैं, जो किसी वजह से आते हैं, उन्हें अगर शरण देना, उन्हें नागरिकता देना इसका लक्ष्य है, तो ये तो पुराने कानून में प्रावधान था। उसके लिए नए सिरे से ये जो व्याख्यायित करना और उसमें जानबूझ के मुसलमानों को बाहर करना, उसमें जो रखे गए हैं लोग, उसमें कौन कौन लोग रखे गए हैं, किस किस समुदाय के लोग रखे गए हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। उसमें हिंदू रखे गए, सिख रखे गए, ईसाई रखे गए, जैन रखे गए, बौद्ध रखे गए, पारसी रखे गए। नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान के आसपास के देशों में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि तमाम किस्म के उत्पीड़न के शिकार हैं और वे अपनी परेशानी में अपना देश छोड़ के भारत में शरण लेने आते हैं। कौन नहीं जानता श्रीलंका को? श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक है और तमिलों के ऊपर बर्बर अत्याचार होते रहे हैं। हम भूले नहीं अभी भी जाफना में जो अत्याचार हुए हैं तमिलों के ऊपर। लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे कोई लेना नहीं। हमारे यहां एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, राजीव गांधी बलिदान चढ़ गए उसके लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के ठेंगे पर अगर तमिल माइग्रेट होकर आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी नए कानून के तहत। तमिलनाडु के वोट चाहिए, तमिलों के वोट चाहिए, लेकिन अगर तमिलों के ऊपर हमले होंगे और वो माइग्रेट होकर भारत में शरण लेंगे तो वो नागरिकता से वंचित रहेंगे।
कमाल है। सऊदी अरब जाएंगे, वहां पर मुसलमानों से तमगे लेंगे, पुरस्कार लेंगे, वहां के राजा से सम्मानित होना पसंद करेंगे। और हिंदुस्तान में जब कानून बनाएंगे तो मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होगी उसमें। कौन नहीं जानता पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ होता रहा है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न के शिकार कौन लोग होते रहे हैं? जो अहमदिया मुसलमान है वे अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में, उन पर सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार पाकिस्तान के शासक करते रहे हैं। वे लोग माइग्रेट होकर भारत आके शरण देते रहे, अब वे आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। ये तो सीधे सीधे जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स, उस डिक्लेरेशन का उल्लंघन है। और जो जेनेवा कन्वेंशन है शरणार्थियों के संदर्भ में, उसका उल्लंघन है। तो आप कानून बनाते समय इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है, इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, उनको आप फॉलो ही नहीं करेंगे, जिनके बारे में आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में आप अपने समर्थन व्यक्त कर चुके हैं। और तो और जो पुराना जो नागरिकता कानून है 1955 का, उसमें धर्म को आधार बना के किसी को भी जो माइग्रेट होके आते हैं या शरणार्थी के तौर पर आते हैं या किसी भी वजह से उत्पीड़न के शिकार होके आते हैं या असहमति की वजह से देश छोड़ते हैं, उनमें से किसी को भी धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। आज की डेट में, आज के दिन अगर तस्लीमा नसरीन अगर आई हैं तो उन्हें भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी। कमाल है। कहां जाएंगे वो लोग? हम ये कहते रहे हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये आरएसएस के लोग अपने को दावा करते हैं कि वो सनातनी हिंदू हैं। मनुस्मृति की धारणा है अतिथि देवो भव, हम अतिथि को देवता की तरह मानते हैं। लेकिन इनके यहाँ तो अतिथि देवता नहीं है, अतिथि तो एक धार्मिक प्राणी है। अगर अतिथि देवता होता तो अतिथि का सम्मान करते। लेकिन बीजेपी के दिमाग में तो ये जो जिसे कहें कि कचरा भरा हुआ है, तो उन्हें संविधान नहीं मानना, उन्हें प्राचीन परंपराएं नहीं माननी, उन्हें वैदिक परंपराएं नहीं माननी, सिर्फ एक चीज चाहिए उन्हें, वोट। नए नागरिकता कानून का हर स्तर पर प्रतिवाद किया जाना चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए और जम के नरेंद्र मोदी के खिलाफ में पार्लियामेंट के इलेक्शंस में जनता को मोबिलाइज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके तुरंत इस कानून और इसके रूल्स को स्थगित करने का आदेश देना चाहिए। यह हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से। यह सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके सरकार ने कहा था कि हम अभी अपने रूल्स फ्रेम नहीं किए, हम अभी लागू नहीं कर रहे हैं इसे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सस्पेंड कर दी एक तरह से। अचानक आउट ऑफ द ब्लू 11 मार्च को रूल्स लागू कर दिए गए और डिक्लेयर कर दिया गया कि हमने देखो वायदा पूरा किया, हमने गारंटी दी थी ना कि हम नए नागरिकता कानून लाएंगे। आपने तो ये तो नहीं कहा था कि आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे लोगों को। आप तो खुल्लम खुला भेदभाव कर रहे हैं। सरेआम झूठ बोल रहे हैं आप कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता नहीं जाएगी तो कंसंट्रेशन कैंप क्यों बनाए जा रहे हैं? असम में कई कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए जिनके लिए करोड़ों रुपया दिया गया। मैं अगले किसी एपिसोड में उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। मैं जो चीज आपसे साझा करना चाहता हूं वो ये कि ये जो कानून लाया गया है, ये कानून संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, उस बुनियादी ढांचे की
उसकी बुनियादी धारणा की, उस स्पिरिट की, जो सेक्युलरिज्म की, समानता की जो स्पिरिट है और सबके प्रति न्याय का दृष्टिकोण, इसकी जो स्पिरिट है, इन तीन चीजों का उल्लंघन है और इसी ग्राउंड पर इसे सुप्रीम कोर्ट को तुरंत रोकना चाहिए। सभी मुस्लिम संगठनों, राजनीतिक संगठनों ने इसका विरोध किया है। सभी मुख्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कमाल है, आप कानून बना रहे हैं, सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप कानून बनाने पर आमादा हैं। हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं लागू हुआ, कोई संवैधानिक बड़ा संशोधन लागू नहीं हुआ बिना आम सहमति के। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कानून ऐसा लाया जा रहा है जिसके बारे में कोई सहमति नहीं है, सिर्फ बीजेपी चाहती है। और बीजेपी नहीं, खाली सिर्फ नरेंद्र मोदी और आरएसएस चाहते हैं, इसलिए कानून लागू किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें वोट की राजनीति करनी है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है, समाज का एक तरह से धर्म के आधार पर विभाजन तैयार करना है। मेरी अपने हिंदू दोस्तों से भी अपील है कि नरेंद्र मोदी के इस सामाजिक विभाजन के मॉडल को समझें और नरेंद्र मोदी के मोहजाल से निकले। अन्यथा तय है, लोग विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कल मुझसे पूछा जाए कि मैं भारत का नागरिक हूं कि नहीं हूं, मेरे पास क्या प्रमाण है? मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में कई जजमेंट हो चुके हैं, कई निर्णय हो चुके हैं, जहां की कोर्ट ने आधार कार्ड को वैलिड ग्राउंड नहीं माना, बैंक के कार्ड को वैलिड ग्राउंड नहीं माना, यहां यानी जो बैंक में जो उसका अकाउंट था, यहां तक कि वोटर लिस्ट को उसका आधार नहीं माना। सजाएं काट रहे हैं लोग। और तो और फास्ट ट्रैक, मतलब तुरंत निर्णय लिया जाएगा। क्यों निर्णय लिया जाएगा तुरंत? कल तक यह था कि ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज प्रोसेस था। इसका डीएम के यहां लोग एप्लीकेशन देते थे, राज्य सरकार उस पर विचार करती थी, फिर रिकमेंड करती थी, फिर केंद्र के पास जाता था। अब राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के ही बाहर ले गए इसे। नरेंद्र मोदी के सारे कानूनों का मॉडल यह है कि हमारे यहां राज्य नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जिलाधीश नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो नरेंद्र मोदी एक कमेटी बनाएंगे जिसमें आरएसएस के सब चंटू मंटू होंगे, वो तय करेंगे कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है। और वो चंटू मंटुओं ने कैसे रिकमेंड किया था, इसका नतीजा आसाम है। आदर्श उदाहरण है आसाम। आसाम में वैध लाखों लोगों की नागरिकता नागरिक रजिस्टर में दर्ज नहीं हुई। कल आसाम की जनता ने एक दिन की हड़ताल की थी, मीडिया से गायब है वो। क्यों विरोध कर रहे थे आसाम की जनता? सभी पार्टियों ने मिलकर हड़ताल की है, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के। अब हम देखना चाहते हैं नीतीश कुमार कैसे रहते हैं। अब हम यह भी देखना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू अपने को कैसे बचाते हैं। मुसलमानों के हितों की बात करने वाले लोग अगर बीजेपी के साथ होंगे इस समय, तो बीजेपी को बहुत बड़ी कॉस्ट उनको देनी पड़ेगी। और यह कॉस्ट होगी कि उनकी अपनी खुद की कमाई पूंजी, राजनीतिक पूंजी चली जाएगी। बीजेडी हुआ, चंद्रबाबू नायडू हुए, नीतीश कुमार हुए, इनके पास में मुसलमानों के सॉलिड वोट थे, आज भी हैं, लेकिन अब नहीं रहेंगे। और ये तय मानिए, ये तय मानिए, अगर यह आंदोलन शुरू हुआ जिसकी की पूरी संभावनाएं हैं, तो सारे देश में इसकी गूंज सुनाई देगी। नरेंद्र मोदी चाहते हैं
उन्होंने जो करप्शन किया है राजनीतिक बॉन्ड के नाम पर, उससे ध्यान हटाया जाए। उन्होंने जो करप्शन किया है संविधान के नाम पर, उसकी तरफ से ध्यान हटाया जाए और लोग नागरिकता कानून में उलझे। उन्होंने जो किसानों की अवहेलना की और किसान जो अभी हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हटे, लेकिन लोगों का ध्यान हटने वाला नहीं है। नए नागरिकता कानून, किसानों की मांगों का न मानना, ये दोनों नरेंद्र मोदी के जन विरोधी चरित्र को और संविधान विरोधी चरित्र को समझने के लिए ये दो नमूने काफी हैं। आखिरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज वो ये कि ये जो कानून अब बनाया गया है, ये कानून अब तक के जो बहुत सारे जो छोटे मोटे आंदोलन हुए, इनमें खासतौर पर असम का जो आंदोलन था, जो कि लंबे समय चला, जिससे पूरी असम की इकोनॉमी ध्वस्त कर दी। उस आंदोलन में ये माना गया था कि 1971 24 मार्च के पहले जो लोग आए हैं वे नागरिकता के अधिकारी हैं असम में। लेकिन अब जो नया नागरिकता कानून है वो तो ये कह रहा है कि 2014 31 दिसंबर के पहले जो आए हैं वे नागरिकता के अधिकारी हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की तो पूरी संपदा की जो है प्रकृति ही बदल जाएगी। वहां के जो ओरिजिनल लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनकी तो पूरी की पूरी प्रकृति ही बदल जाएगी मालिकाने हक की। वहां की शहरों की बसावट और गांवों की बसावट की प्रकृति बदल जाएगी। और ये एक तरह से केंद्र के साथ में जो आंसू का जो असम समझौता था उसका सीधे उल्लंघन है। हम कोई भी कानून बनाते हैं केंद्र की तरफ से तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो बाकी जो समझौते हुए हैं उन समझौतों का पालन किया जाए, उनके साथ में कंट्राडिक्शन न हो। लेकिन असम समझौते के साथ में इस नए नागरिकता कानून का कंट्राडिक्शन है। इस नए नागरिकता कानून से आने वाले राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का कंट्राडिक्शन है। और आखिरी चीज, इस नए कानून का हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ में गहरा अंतर्विरोध है और धर्मनिरपेक्ष संविधान का ये कानून उल्लंघन करता है। इसलिए इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए, इसका हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस कानून को स्थगित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी तत्काल जो है वो अखिल भारतीय नौजवान सभा डीवाईएफआई ने, जो कि सीपीएम का यूथ विंग है, उसने एक पिटीशन दी है कि सीए के कानून को स्थगित किया जाए। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी एक पिटीशन दी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जल्द सुनवाई करके निर्णय देगा, जिससे कि लोगों के अंदर व्याप्त भय और आशंका उन्हें दूर किया जा सके और लोकतंत्र को बचाया जा सके। हम सब लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है, वरना तो जनता तो सड़क पर सिलट लेगी, आंदोलन करेगी। आंदोलन से बड़े बड़े शासक धराशायी हुए, नरेंद्र मोदी तो कोई चीज नहीं है। बड़े बड़े तानाशाह गिरे हैं। होता है ना कि जब विपत्ति आती है ना, तो पहला काम करती है कि वो आपकी बुद्धि का अपहरण कर लेती है। नरेंद्र मोदी के ऊपर अब विपत्ति आ गई है और यही वजह है कि उन्होंने इलेक्शन के पहले नए नागरिकता कानून के रूल्स डिक्लेयर किए हैं। बेहतर हो नरेंद्र मोदी इसे वापस ले लें, अन्यथा इस बार 400 की हार, 400 के पार नहीं, इस बार बीजेपी के 400 की हार ये पक्की है। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।